वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं भैया, जुड़ते जा रहे हैं लोग। मयंक आए हैं सबसे पहले, मेरे से पहले भी मयंक आ गए। मयंक के बाद आए आदित्य प्रकाश, पूजा, राजू, गुड़िया, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, अनुपम आ गई हैं, चंदन सिंह, नीरज कुमार सिंह, निशांत, तन्नू, पीएन शुक्ला, सुरभि, अजय, धर्म, धर्म के बाद प्रीति सागर, पिंकी, राहुल भारती, विनीता मेहता, रजक, श्रीकांत, एसएच सर, सुजीत, अभिषेक कुमार झा, सुष्मिता, अर्पणा, अर्पणा कुमारी, विशाल कुमार सिंह, जितेंद्र, अमृता, विकास, सतेंद्र कुमार जी आ गए हैं, राजन राम आ गए हैं, कल बहुत ऊपर थे, सोनाली, श्वेता, पवन, सालिंग्राम, रोशनी, अश्विनी। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। नीतीश आ गए, पूजा भारती आ गई है, प्लस की स्टूडेंट है हमारी पूजा, राजन राम आए हैं, उसके बाद आशुतोष जी आए हैं, फिर पूजा भारती, नीतीश कुमार आए हैं, सोनाली, श्वेता, श्वेता के बाद कौन आया भैया, श्वेता के बाद पवन, पवन के बाद सालिग्राम, रोशनी, अश्विनी, प्रमोद, विकास, सौरभ, भारती चंद्र आ गई है, सायरा अंसारी, मनीषा प्लस की स्टूडेंट है, भारती प्लस की स्टूडेंट है, गुड्डू जी आ गए हैं, गुड्डू भी आ गए हैं, मनीष यादव जी आ गए हैं, मनीष जी भी आ गए हैं, दीपक, दीपक कुमार जी भी आ गए हैं, दीपक के बाद मनीष यादव आए हैं, अखिलेश यादव जी भी आ चुके हैं, अखिलेश भी आ गए। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट लोगों को जुड़ने दीजिए। नवीन कुमार जी आ गए हैं, नवीन कुमार के बाद और भी लोग आ चुके हैं, बहुत सारे, संजना आ गई हैं, संजना, संजना स्वागत है आप लोग का। तो सभी लोग आते जा रहे हैं, तो सभी लोग भैया आते जा रहे हैं, तो फटाफट जल्दी जल्दी लोगों को जुड़ने दीजिए। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अमित आ गए हैं, सुरेश आ चुके हैं, विद्यानंद, आलोक, रामलाल आ गए हैं, रामलाल प्रसाद मौर्य जी, तन्नू आ गई हैं, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज है हमारा सेट नंबर 6, आज है हमारा सेट नंबर 6। अमित आ गए, रश्मि आ गई हैं, रविंद्र राम जी आ गए हैं, रविंद्र राम जी, डीके पाल भी आ गए हैं, प्रियंका गुप्ता आ गई हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट लोगों को जोड़ते चलिए। तो आज है हमारा क्विज का सेट नंबर 6, आज है हमारा क्विज का सेट नंबर 6। नेहा आ गई है, राहुल राज आ गए हैं, अरुण जी आ गए हैं, SMMMM आ गए हैं भैया, राहुल कृषु आ गए हैं, राहुल कृषु टॉपर लिस्ट में रहते हैं थोड़ा, दीपक त्रिवेदी आ गए हैं। तो चलिए पहले तो 4 लोगों को बधाई दे दूं, कल 4 लोग प्लस में आए हैं, और प्लस में आने के बाद कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दीपक त्रिवेदी जी आए हैं, रामाश्रय प्रसाद जी आए हैं, बहुत सारे लोग आए, कल 4 लोग प्लस में जुड़े हैं, तो उन 4 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बुधन कुमार जी आ गए, राहुल कुमार, राम, अंचल बाबा आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज बात करेंगे मिक्स क्विज नंबर सेट की। आज जो क्वेश्चन नंबर शुरू होगा वो होगा 291 से और चलेगा 350 तक। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम लोग करेंगे कुल 6000 प्रश्न। कितने क्वेश्चन? 6000 क्वेश्चन। कब तक करेंगे? तब तक करेंगे जब तक बीपीएससी का प्रीलिम्स ना हो जाए, या तो बीपीएससी का प्रीलिम्स हो जाए या फिर बिहार एसआई का मेंस हो जाए। इन दोनों एग्जाम्स तक हम लोग जारी रखेंगे इस मिशन को। रविशंकर, कल्पना, प्रत्युष, कुणाल, अंजलि, काजल, चंदन सिंह, संदन साव, तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। करिश्मा भी आ गई हैं, बहुत जबरदस्त वर्दी लगाया हुआ है, करिश्मा गुप्ता जी आ गई हैं, समृद्धि आ गई हैं, प्लस की स्टूडेंट है समृद्धि हमारी, वो भी आ गई हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज है हमारा मिक्स क्विज का क्विज नंबर 6 और 291 से लेकर के 350 क्वेश्चन तक करेंगे हम लोग आज। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 60 होंगे। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि 60 सवाल हम लोग करते हैं। 60 सवाल के अंदर में, 60 क्वेश्चन के अंदर में जीएस का 40 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। यानी कुल मिला के कितने होंगे? दरोगा का मेंस कब तक होना है? दरोगा का मेंस जो संभावित मुझे दिख रहा है, अगस्त से पहले कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगस्त से पहले कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है भैया। दरोगा का मेंस हो चाहे बीपीएससी का पीटी हो, अगस्त से पहले कोई एग्जाम नहीं होने वाला। और हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास पूरा मई है, पूरा जून है, पूरा जुलाई है, तो 30 या 90 दिन होता है। 9 6 5400 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो हम लोग इजिली 6000 का जो मेरा टारगेट है, मैं अपने वादे पे खड़ा उतरता हूँ, 6000 क्वेश्चन जो कराने का टारगेट है वो मेरा पूरा हो जाएगा। और अगर आपने ईमानदारी से ये 6000 क्वेश्चन कर लिए हैं तो एग्जाम के अंदर मैं एश्योर कर सकता हूँ कि 60 to 70% क्वेश्चन टकराएंगे। जिस दिन रिजल्ट, जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं आपको ये पीपीटी निकालूंगा, अंडरलाइन करके दूंगा। याद रखिएगा, अंडरलाइन करके दूंगा जिस दिन पेपर होगा। तो चलिए भाई, सभी को जय हिंद। क्लास को शुरू किया जाए, क्लास को शुरू किया जाए क्या? क्लास को शुरू किया जाए फटाफट, लेट करने से कोई फायदा नहीं है। 3-4 मिनट हो चुका है, 3 मिनट निकल चुका है। कोमल आ गई है, शंभू आ गए हैं, मनीषा, धर्म सिंह आ गए हैं। यस यस, फटाफट लाइक ठोकना शुरू कीजिए, क्लास को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं भैया, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो फटाफट लाइक, रमन राज आ गए हैं, आरोग्य अग्निहोत्री आ गई है, फटाफट लाइक ठोकिए, क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपके प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कमेंट बंद। अच्छा, पैरेलली कमेंट में भी क्वेश्चन चलता रहेगा, ध्यान रखेंगे, पैरेलली कमेंट में भी क्वेश्चन चलता रहेगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? नहीं के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश,
भक्ते का रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन नहीं था, 5वां है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट पोलिंग लगा रहा हूं, 1 2 3। फटाफट लोगों को जोड़ते चलिए भैया। डॉली आ गई है, कुमार हर्ष आ गए, मनोहर विवेक भी आ गए। तो फटाफट बताते चलिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह में ये बात निकल के आई थी। आपको बताना है कि वो कौन सा था। कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स खोलिए। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है, आसाम के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स खोलिए भैया, कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है, फटाफट दोनों तरफ पैरेलली चलेंगे, दोनों तरफ पैरेलली चलेंगे। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है, इधर भी चलिए। सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों तरफ चलिए, दोनों तरफ चलिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, अधिकारियों की अक्षमता उसका कारण नहीं था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, वो कारण क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में अक्षमता नहीं थी। उस समय धार्मिक कारण से, राजनीतिक कारण से भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव हुआ था। जो लेकिन मेन रीजन था वो धार्मिक रीजन था। गाय और सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी से जो कारतूस बना था उसको दांत से उनको खींचना पड़ता था, जिसका हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों समुदाय ने विरोध किया था। तो यही एक रीजन था, अधिकारियों की अक्षमता उसका रीजन नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और कमेंट बॉक्स का आंसर हो जाएगा सदानंद सरवाला, सरबंस, अरे क्या लिख दिया है, सर्बानंद सोनेवाल होगा करेक्ट आंसर। आसाम के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा थी। मुगल बादशाह जो आपको पता है कि बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम बादशाह थे। तो आपको बताना है कि इनकी जो सीमा थी वो कहां से कहां तक कही जाती थी। चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक, और पेशावर से बनारस तक, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1 2 3 लगाते चलिए भैया, लगाते चलिए। और कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में भी खोलते चलिए, टाइम बर्बाद नहीं करना है। कमेंट बॉक्स खोलते चलिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। और इधर बताना है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा जाता था कि उनका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ है। बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा जाता था कि उनका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ है। फटाफट जोड़ते चलिए लोगों को, लाइक शेयर ठोकिए भैया, जल्दी जल्दी करते चलिए। बहुत बढ़िया, जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी आपको बताना है, जगन मोहन रेड्डी हैं। तो बहुत बढ़िया, जगन मोहन रेड्डी एकदम बहुत युवा नेता है, आपको पता है जबरदस्त वोट से जीत के आए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदनी चौक से पालम तक। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो बहादुर शाह जफर की जब हम बात करते हैं तो इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी जो सीमा है, इनकी सीमा चांदनी चौक से लेकर पालम तक है। वास्तव में अगर मान लें तो भारत के अंदर में ईस्ट इंडिया के शासन में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हुआ उसके बाद बहादुर शाह जफर नाम का एकमात्र ऐसा शासक रह गया जिनको 1857 के विद्रोह जब हुआ था उनको ले जाकर रंगून और म्यांमार में ले जाकर काला पानी की सजा दी गई थी। वही एक इकलौते शासक थे जिनको ले जाकर रंगून में, म्यांमार जो निर्वासित कर दिया गया था उनको। एक बात और भी थी, बहादुर शाह जफर जो है बहुत बड़े उर्दू के जाने माने शायर थे। तो बहुत बार पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो उर्दू का बहुत बड़ा शायर था। तो आपको बताना होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, और जब सल्तनत वो बिखर रही थी तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने जब सल्तनत पूरी तरह से बिखर रही थी तो उन्होंने हिंदुस्तान को समेटने की कोशिश की। और उर्दू साहित्य में उनको बहुत अच्छी नॉलेज था, बहुत अच्छा था। उनके पिता जो है अकबर शाह द्वितीय, उनके पिता जो है अकबर शाह द्वितीय थे, और 1837 में वो दिल्ली के बादशाह बने थे। उनकी मौत जब हुई उसके बाद 1837 के अंदर में बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह बनाया गया था। तो इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है ना इतनी बातें। बढ़े आगे चलिए, तो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इनमें से चलिए, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किसने बगावत नहीं की थी। विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पेलगियार, त्रावणकोर के देवालदुप्पी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट लगाना है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ किसने बगावत नहीं की थी। ये रहा ऑप्शन। चलिए कमेंट बॉक्स खोलता हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि म्यांमार का मुद्रा क्या है, म्यांमार की मुद्रा क्या है। कमेंट बॉक्स खोल दिया मैंने, म्यांमार का मुद्रा बताना है आपको। बहुत बढ़िया दिलीप भाई, लाइव फ्रॉम फतुआ, प्रणाम, आशीर्वाद है भैया आपको। ऊपर वाला सबको आशीर्वाद दे, ऊपर वाला सबको आशीर्वाद है। फटाफट कमेंट बॉक्स खोलते चलिए, आपको बताना है कि कौन है म्यांमार की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है। और इधर बताना है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत किसने नहीं की थी। आपको बताना है कि किसने नहीं की थी। अब चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, इसका जो पहले आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
तो म्यांमार रुपया, बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है भैया। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। इनमें से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हैदराबाद के निजाम ने विरोध नहीं किया था। देखिए एक बात समझिए, विजयनगरम जो था वो तो उनके आने से पहले ही समाप्त हो गया था। जो विजयनगरम समाज था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पूर्व में ही समाप्त हो चुका था। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के निजाम की। तो हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ कोई भी विरोध नहीं किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई विरोध ही नहीं किया था। जबकि तमिलनाडु के पोलीगारों ने वर्ष 1805 के आसपास विद्रोह कर दिया था। तमिलनाडु के पोलीगारों ने 1805 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, आसपास विद्रोह कर दिया था। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो वेली थप्पी जो ट्रावनकोर के थे, इन्होंने 1802 से लेकर के, बहुत लंबा चला था, 1802 से लेकर के 1809 तक ट्रावनकोर के अंदर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इन्होंने 1802 से लेकर 1809, और बहुत फेमस है, जरा घर पे जाके जब टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा ट्रावनकोर के दीवान वेलथम्पी का क्या कहानी है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रावनकोर के दीवान वेलथम्पी याद रखेंगे। 1802 से लेकर 1809 के बीच में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ट्रावनकोर के अंदर ही ये कर दी थी, विद्रोह कर दिया था, और पोलीग्रार ने 1805 के अंदर किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह किसके बारे में था। आपको बताना है कि नील विद्रोह किसके बारे में था, और कमेंट बॉक्स भी खोल देता हूं। 4 ऑप्शन है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे पर उनसे एक असामान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी, असामान्य मूल्य पर। और नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। 5 ऑप्शन है, लगाइए फटाफट 1 2 3। चलिए कमेंट बॉक्स खोल देता हूं, तिनकठिया से आप क्या समझते हैं? तिनकठिया को बताइए क्या है। कल ही बताया था तिनकठिया क्या है, तिनकठिया बताना है आपको। तिनकठिया कहां से शुरुआत हुई थी तिनकठिया का, ये भी बता दीजिएगा। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेट हैं। यस, 3/20 का मतलब होता है 3/20। बहुत बढ़िया, 3/20 का मतलब होता है 3/20। कौन है भैया? मनीष कुमार। 3/20 भाग होता है। एक बार यूपी पीसीएस के अंदर पूछ लिया गया था, 3/20 का संदर्भ किससे है? 3/20 का संदर्भ किससे है ये बताइए। 3/20 का संदर्भ किससे है? बहुत बढ़िया, चंपारण से। चंपारण से है भैया, मेरे गांव से चंपारण से है। 3/20 का जो संबंध है वो पूछा गया था, यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया था कि 3/20 का संबंध किससे है। तो 3/20 का संबंध किससे भैया? तो चंपारण से है। चलिए एक क्यों नहीं होगा इसमें मैं बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक असामान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। याद रखेंगे कि नील विद्रोह जो हुआ था, नील विद्रोह कब शुरू हुआ था? सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में वर्ष 1859 से लेकर 61 तक, 1859 से लेकर 61 तक हुआ था। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो इस विद्रोह का कारण था कि किसानों को जबरदस्ती मनमाना मूल्य पे नील की खेती कराई जाती थी। तो यहाँ पे ना जबरदस्ती करवाई जा रही है। जबरदस्ती का सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे दे रखा है कि जबरदस्ती असामान्य मूल्य पर कराई जा रही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है ये बात? और उनको ना जबरदस्ती जो है, इस विद्रोह के कारण किसानों से क्या कराई जाती है? जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है, अपनी मनमानी मूल्य पर कराई जाती थी। उसके बाद किसानों को अपनी भूमि का 3/20 यानी 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से खेती करना था, इसीलिए 3/20 मैंने पूछा है। 3/20 का मतलब है कि किसानों से जबरदस्ती कराई जाती है कि अपने 3/20 भाग पर यानी 3/20 भाग पर तुमको कंपलसरी करना है। किस चीज की खेती? तो नील की खेती करना है। किस चीज की खेती करना है? तो नील की खेती कंपलसरी करना है। और इसी के संदर्भ में वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह किया था। याद रखेंगे 1970 में इसी के कारण गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। बहुत बढ़िया, लाइव प्रॉप खबरिया। अगला प्रश्न लेते हैं। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? आपको बताना है कि दक्कन के जो दंगे हुए थे यानी दक्कन के जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। 1 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती। हाँ भैया, 3/20 का मतलब होता है 3/20 भाग, 3/20 भाग में। तो आपको बताना 1875 में दक्कन के दंगों से तत्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा पोलिंग। चलिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, अभी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारत और बांग्लादेश की सीमा, सॉरी बांग्लादेश की आप मुझे बताइए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स खोलिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स खोल दीजिए भैया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कमेंट बॉक्स दोनों तरफ चलिए, इधर भी और उधर भी, दोनों फटाफट क्वेश्चन करिए। लेट नहीं होना है। आपको बताना है कि 1875 के दक्कन के जो दंगे हुए थे उनका तत्कालिक कारण क्या था? आपको तत्कालिक कारण पूछ रहा है, लंबा वाला कारण नहीं। इसी से याद रखेंगे बाबा साहेब देशमुख वाला एक पैटर्न आएगा,
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, चलिए तो पहले कमेंट बॉक्स वाले का देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स का जो पलनीस्वामी आंसर है वो करेक्ट है, के पलनीस्वामी है वहां के मुख्यमंत्री। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 295 को देख लेते हैं। 1875 के दंगों में तत्कालीन कारण क्या था? अकाल की छाया नहीं, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। याद रखेंगे 1875 में जब दक्कन के विद्रोह हुआ था, यानी दक्कन के जो दंगे हुए थे, उसका तत्कालिक कारण था कि महाजन जो थे वहां पे कालूराम, महाजन थे कालूराम। याद रखेंगे कौन महाजन था? कालूराम। ये जो कालूराम जो महाजन थे, कालूराम के द्वारा बाबा साहेब देशमुख, उस समय किसान हुआ करते थे, बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ अदालत से ही घर की जो नीलामी थी, बिक्री कर लेना था उनको। और इनसे इससे जो क्या होता था कि महाजनों को ऊंची ब्याज दर, और इस समय क्या हुआ कि महाजन को जब ऊंचा ब्याज दर मिलने लगा तो उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया, और इसका प्रसार जो है बहुत लंबा फैल गया। अहमदाबाद इधर गुजरात की तरफ चला गया, इधर पूना, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, ये जो पूरा इलाका था उसमें ये पूरी तरीके से फैल गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला रजनी पाम दत्त बहुत फेमस, याद रखिएगा। रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। दोनों बात इन्होंने कही थी कि मैं उससे लड़ता भी हूं और मैं सहयोग भी करता हूं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इनमें से कोई नहीं। 1 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना। 1 2 3 फटाफट बताते चलिए भैया। कमेंट बॉक्स खोलता हूं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। भगत सिंह कोश्यारी, अरे वाह। दीपक त्रिवेदी कल आए हैं, शायद प्लस में आ गए हैं दीपक। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। मैंने कौन पूछा है? राज्यपाल पूछा है, गवर्नर। तो इधर आ जाते हैं रजनी पाम दत्त के बारे में बात कर लेते थे। याद रखेंगे कि रजनी पाम दत्त ने किस पार्टी का विरोध किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था। रजनी पाम दत्त ने कहा था कि कांग्रेस की उदारवादी जो नीति है उसकी वो आलोचना करते हैं। कांग्रेस की जितनी भी उदारवादी नीति थी उसका वो आलोचना करते थे, और वो साम्राज्यवाद से उसी समय लड़ते भी थे और उसका सहयोग भी करते थे, दोनों काम करते थे। कांग्रेस की अगर बात कर लूं तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के अंदर ए.ओ. ह्यूम ने करी थी, और जो 1905 तक उदारवादी नीति अपनाती थी। 1885 से लेकर कांग्रेस, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि उदारवादी नीति कांग्रेस ने कब तक उदारवादी नीति अपनाई है? तो 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस की जो नीति थी वो उदारवादी थी। उसके बाद 1905 के बाद कांग्रेस ने अपनी नीति में थोड़ा बदलाव किया, थोड़ा सा चेंज किया। तो याद रखेंगे इसका विरोध किसने किया था? तो रजनी पाम दत्त ने किया था। तो कभी कभी स्टेटमेंट देके नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 297, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी, ध्यान रखिएगा। द हिंदू, बंगाली, द महत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कोई नहीं। 1 2 3। बहुत लोग गलती करेंगे, ये बहुत लोग गलती। अरे वाह, सही कर दिया भैया। कमेंट बॉक्स खोलिए। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल कहां पे है? आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल कहां पे है? आटाकामा मरुस्थल कहां पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए। किस महाद्वीप के अंदर है? किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है ये बताना है। तो कमेंट बॉक्स भी खोलिए, दोनों तरफ चलिए, इधर भी उधर भी। 30 सेकंड को बर्बाद नहीं होने देना है, क्योंकि पोलिंग करने में 1 से 2 सेकंड लगता है। तो टाइप कर सकते हैं उतने देर में। बहुत बढ़िया, तो लोगों का आंसर आ रहा है। तो देखिए मैं आटाकामा के बारे में बता देता हूं। आटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश चिली, जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है चिली। तो इस चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। चिली के किस भाग में? उत्तरी भाग में। तो चिली के उत्तरी भाग में ये स्थित है, साउथ अमेरिकन। बहुत बढ़िया, दोनों तरफ पैरेलली चलिए। तो कौन सा एक राष्ट्रवादी समाज पत्र नहीं था? तो द हिंदू था, बंगाली था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। याद रखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला प्रकाशन, याद रखेंगे 3 नवंबर। कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1838 को। 3 नवंबर 1838 को टाइम्स ऑफ इंडिया का हुआ था। और इसका जो स्वामित्व था, इसका जो ओनरशिप था, वो बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी, एक कंपनी थी बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी के पास था। बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी के पास था, इस बात को याद रखेंगे। और इसके पास लंबे समय तक रहा। और ये जो है स्लाइड नहीं आ रहा है, अगर स्लाइड नहीं आ रहा है तो एक बार एग्जिट कीजिए और इन कीजिए। थोड़ा लाइक शेयर ठोकिए भैया, लाइक शेयर कीजिए। एक एक लोग थोड़ा शेयर कर दो भाई, शेयर करो। द टाइम्स ऑफ इंडिया,
तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने जो कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आटा कामा मरुस्थल कहां पे है, तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चिली, चिली के उत्तरी भाग में यानी नॉर्दर्न चिली के साइड में आटा कामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ले लीजिए। अभी फी कम चल रहा है, पता नहीं फी जो एक्चुअल फी है वो 33,600 है, अभी डिस्काउंट के अंदर 8400 लग रहा है, उसमें भी डिस्काउंट करने के बाद 7560 लग रहा है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 350 रुपया महीना लगेगा। कल 4 लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, कल 4 लोगों को मैंने प्लस वाले ग्रुप में ऐड किया है और आंसर राइटिंग भी होता है उस ग्रुप के अंदर में, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारे फायदे हैं प्लस के, बाद में बात करेंगे। चलिए, प्रार्थना समाज, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमा, मय्यदा सभा के निम्न विकल्पों का सही संयोजन पहचानिए। मतलब क्या है कि आपको बताना है कि गोपाल हरि देशमुख, इसका मतलब आप समझ गए कि इसके संस्थापक की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक का पहले नाम आएगा, यंग इंडिया का आएगा दूसरे नंबर पे, लोकहितवादी का जो नाम दिया गया ऑप्शन में वो तीसरे नंबर पे, ऐसे करके करेक्ट आंसर आएगा। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन बेसिकली आपको देंगे, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 1 2 3 मैंने लगा दिया है। और इधर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। कमेंट बॉक्स ओपन कर दिया है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। इधर दोनों तरफ चलिए, इधर इधर पोलिंग कीजिए और उधर आइए। आपको बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड, ईयर, डेट पूछ रहा हूं भैया, डेट बताना है, डेट बताइएगा। चलिए, तो 8 अगस्त लोग कह रहे हैं, 9 अगस्त भी लोग कह रहे हैं। एक्चुअली इसका प्रस्ताव जो है 7 अगस्त को पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है बंबई अधिवेशन के अंदर में, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव जो है बंबई अधिवेशन में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, तो 7 अगस्त को पारित हुआ था। उसके बाद कब गिरफ्तारी हो गई थी, 8 को फॉर्म हुआ और 9 को लोग गिरफ्तार हो गए थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। थोड़ा रुक के समझिएगा। प्रार्थना समाज का एक बार में सबको पता है कि आत्माराम पांडुरंग है, ये सब जानते हैं। यंग इंडिया, सब लोग जानते हैं कि यंग इंडिया जो संस्था थी इसके कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। तो बाकी चीजों का आप याद कर लीजिएगा। एक और सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज बहुत जरूरी है। उसका कौन था, तो आपको पता है कि सत्यशोधक का ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक का कौन, ज्योतिबा फुले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोग से इस क्वेश्चन को जरा मार्क कर लीजिएगा और सभी लोग इसको स्टार लगा के इसका आंसर याद कर लीजिएगा कि कौन किसका संस्थापक था। बहुत बार ना पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर में आप देखिए तो यहाँ 5 क्वेश्चन छुपा हुआ है। आपसे प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछा जा सकता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आंसर हो जाएगा आत्माराम। किसी से पूछ सकता है यंग इंडिया की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। कोई आपसे पूछ सकता है लोकहितवादी की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे गोपाल हरि देशमुख। तो अलग अलग 5 क्वेश्चन इससे बन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे ज्योतिबा फुले। रहनुमाई मय्यदान सभा की किसने की, तो नेहरू खुर्जुद्दीन ने की। तो 5 ऑप्शन, इससे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला सवाल, अगला आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों को राष्ट्रवादी समाज पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम बताने। देखिए मैंने 5 इस क्वेश्चन के अंदर में 5 संपादक के नाम आपको बताने हैं। तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद फिर याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क लगा लीजिए, ये घर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि जितने भी राष्ट्रवादी समाज पत्र दिए गए हैं, चाहे वो द हिंदू हो, द केसरी हो, बंगाली हो, हिंदुस्तानी सुधारक, उनके संपादकों के नाम बताने हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सही सही बना देते हैं, इसका मतलब कि आपने 5 क्वेश्चन सही सही सीख लिया है। पोलिंग लगा रहा हूं 1 2 3। चलिए कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, बताइए ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है। ऑपरेशन जीरो आवर, कमेंट बॉक्स में भी खाली नहीं बैठना है। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, ऑपरेशन जीरो आवर। पवन कुमार उपाध्याय जी आ गए हैं, पवन आ गया है। चलो चरण स्पर्श, खुश रहो भैया, खुश रहो, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद रहे ऊपर वाले का। तो बताइए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि आपको बताना है कि संपादकों का आंसर, और इधर कमेंट बॉक्स में बताइए ऑपरेशन जीरो आवर। दोनों तरफ चलिए, दोनों तरफ पैरेलल चलना है। थोड़ा भैया लाइक शेयर कमेंट करते चलिए, भैया लाइक शेयर कमेंट करते चलिए, दोनों तरफ चलिए। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन बहुत इजी था। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन था कि ऑपरेशन जीरो आवर। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत ही कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, 8 अगस्त को बनी थी, 7 अगस्त को पारित हुआ था, 8 अगस्त को बनी थी और 9 अगस्त को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। यस, भारत छोड़ो आंदोलन। पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ मिलता है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो कमेंट वाला खत्म हो गया, अब यहाँ आइए देखिए।
एक बात समझिए, आपको पता है कि द हिंदू के संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, बहुत फेमस है। तो ये देखिए, पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, और पांचवा को भी रोक के रखते हैं। तो सी और डी दो ऑप्शन हो सकते हैं। आपको पता है कि केसरी, केसरी बहुत फेमस है, आप सब लोगों को पता है कि केसरी बहुत फेमस है, और केसरी के कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, दूसरे में है, तीसरे में भी है, दोनों में है, बाल गंगाधर बाल गंगाधर। उसके बाद जो तीसरा न्यूज़पेपर है वो है बंगाली। बंगाली नाम से ही आपको पता है कि बंगाली बंगाली नाम है, यानी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो यहां देखिए, गंगा प्रसाद वर्मा, गलत हो गया, गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी के संपादक थे। यहां पे देखिए क्या है, सुरेंद्र बैनर्जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी एक क्वेश्चन के अंदर में 5 चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, तो ध्यान रखेंगे, इस पांचों को रट लीजिएगा, इसलिए मैंने यहां स्टार लगा दिया है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 5 के 5 एक क्वेश्चन के अंदर समाहित है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जाता है हिंदुस्तानी के संपादक कौन थे, तो आप कहेंगे गंगा प्रसाद वर्मा। आपसे पूछा जाता है सुधारक के संपादक कौन थे, आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे पूछा जाता है बंगाली के सुधारक संपादक कौन थे, आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपसे पूछा जाता है द हिंदू के कौन थे, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। आपसे पूछा जाता है केसरी के कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। बोलिए एक बार भागे बिहारी लाल की जय। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला, बाल गंगाधर तिलक लोकमान तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब, कब जाने जाने लगे, आपको यह बताना है कि जब वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, और ई ऑप्शन। तो 5 ऑप्शन है आपके पास, पांचों में आपको करेक्ट आंसर बताना है, 1 2 3। और कमेंट बॉक्स खोल देता हूं, फल्गु नदी कहां से निकलती है? कमेंट बॉक्स खोल दिया मैंने, कमेंट बॉक्स में बताइए फल्गु नदी कहां से निकलती है, किस पठार से निकलती है फल्गु नदी? आपको बताना है कि फल्गु नदी किस पठार से निकलती है, पठार का नाम बताना है। फल्गु नदी किस पठार से निकलती है? दोनों तरफ चलिए, इधर भी और उधर भी, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर में आपको पोलिंग करने में 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है, 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि फल्गु नदी किस पठार से निकलती है। बफरिंग हमारे एंड से नहीं है भैया, बफरिंग हमारे एंड से नहीं है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? तो 1897 के अंदर दी गई। कब दी गई? तो 1897 के अंदर दी गई। कब दी गई? तो 1897 में। क्यों दी गई? रैंड एम हर्ट्स की उन्होंने हत्या के चलते मुकदमे के दौरान, जो मुकदमा चल रहा था उसी दौरान इनको उपाधि दी गई थी। रैंड की हत्या का समर्थन करने के कारण तिलक को 18 महीने की जेल भी हुई थी, याद रखेंगे। उन्होंने रैंड मर्डर, जो हत्या हुआ है ये सही हत्या हुआ है, और उस कारण उनको 18 महीने की जेल भी हुई थी। तो याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान की उपाधि वर्ष 1997 के अंदर दी गई थी, पहली बात। दूसरी, किस मामले में दी गई थी? तो उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हत्या का उन्होंने समर्थन कर दिया था, और हत्या के समर्थन करने के कारण 18 महीने की उनकी जेल हुई थी। जब क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था उसका आंसर दे देता हूं। कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा था कि फल्गु नदी किस पठार से निकलती है, तो याद रखेंगे जो गया वाला जिला है छोटा नागपुर पठार में आता है, छोटा नागपुर प्लेटू को बोलते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर से ही निकलता है। तो कमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। 301 नंबर सवाल है, 300 पार कर चुके हैं हम लोग आंकड़ा, 6000 का टारगेट है। धीरे धीरे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था, इसलिए हम लोग 300 तक पहुंचे हैं। 3000 पहुंचेंगे, फिर 6000 पहुंचेंगे। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु कितनी थी? अरे भैया वो तो बच्चा था। भगत सिंह की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। देखिएगा, फंसिएगा नहीं, 21 वर्ष, 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा, 25 वर्ष, 25 वर्ष से थोड़ा ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, लगाइए पोलिंग 1 2 3। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये आपसे ही पूछ लेता हूं कि जो फल्गु नदी निकलती है उसकी मुख्य धारा, उसकी जो मुख्य धारा है वो किस नाम से जानी जाती है? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि फल्गु नदी की मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? फल्गु नदी की जो मुख्य धारा है ये किस नाम से जानी जाती है? निरंजना, अरे वाह, बहुत जियो मेरे शेर। निरंजना, निरंजना एक आंसर आया, निरंजना, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। दोनों तरफ चलिए, इधर भी और उधर भी। इधर बताइए कि भैया भगत सिंह ने जब बम फेंका था, जो उन्होंने सरकार के विरोध किया था, उन्होंने एक बिल आया था, बिल का मैं बात कर दूंगा कौन सा बिल, तो उन्होंने उस बिल का विरोध किया था, उसके एवज में उन्होंने क्या कर दिया? बम फेंक दिया असेंबली के ऊपर ही। चलिए, तो पहले ले लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। याद रखेंगे, 21 वर्ष 6 महीना 10 दिन के थे वो। बहुत सारी किताबें लिखती हैं 21 महीना, 21 साल, सॉरी 21 साल
6 महीना 10 दिन 10 डेज के थे वो भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था कोई बताएंगे कमेंट बॉक्स में? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। हमारे देश के महान क्रांतिकारियों में से एक भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उन्होंने, सरकार ने एक विरोध लाई थी, सेफ्टी बिल, याद रखिएगा। कौन सी बिल? तो सेफ्टी बिल लाया था गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट लेके आई थी सेफ्टी बिल। तो सेफ्टी बिल का उन्होंने विरोध किया था और विरोध के एवज में 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने असेंबली पर ही बम फेंक दिया। और उसके साथ एक और व्यक्ति थी जिनका नाम बहुत फेमस था, जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त उनके साथ में थे। चलिए, पब्लिक सेफ्टी बिल, हाँ करेक्ट है। और मैंने जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि जो जो फल्गु नदी निकलती है, कमेंट में फल्गु नदी में जो निकलती है उसकी मुख्य धारा का नाम क्या है? उसकी मुख्य धारा का नाम निरंजना है। करेक्ट आंसर होगा निरंजना। अगला क्वेश्चन 201 302 नंबर सवाल है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? याद रखिएगा, जालियांवाला बाग किस सत्याग्रह के एवज में हुआ था, किससे संबंधित था? तो स्वदेशी से, रॉलेट से, बारदोली से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 1 302 पोलिंग लगा रहा हूं, 1 2 3। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए खोल देता हूं। मोहना नदी, मोहना नदी कहां से निकलती है? मोहना नदी, कमेंट बॉक्स खोल दिया मैंने, आपको बताइए। मोहना नदी बिहार में ही है। मोहना नदी कहां से निकलती है? कमेंट बॉक्स भी खोल दिया है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मोहना नदी कहां से निकलती है भैया? मोहना नदी। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। इधर चलते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंधित था? तो याद रखेंगे, जलियांवाला बाग जो है रॉलेट सत्याग्रह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित था। रॉलेट एक्ट एक्चुअली कब आया था? तो रॉलेट एक्ट की बात कर लें आप, रॉलेट एक्ट की बात कर ले तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 के अंदर में। 1919 में भारत में राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहे थे उनको दबाने के उद्देश्य से ही रॉलेट एक्ट का निर्माण किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा कब? 13 अप्रैल 1919 को, यस 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी। और उस सभा पे किसने गोली चलाई थी? जनरल डायर ने गोली चलाई थी। किसने गोली चलाई थी? तो जनरल डायर ने गोली चलाई थी। याद रखेंगे, तो 4 बातें मैंने की। सबसे पहले मैंने बात की कि किस विरोध किसका था? तो रॉलेट सत्याग्रह का था। याद रखेंगे, जालियांवाला बाग रॉलेट से संबंधित था। दूसरा, रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। और रॉलेट एक्ट किस लिए लाया गया था? तो भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उनको दबाने के उद्देश्य से लाया गया था। और इसका विरोध जब हुआ तो पंजाब के जालियांवाला जगह में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गई। और उस सभा जो आयोजित की गई, आप बता सकते हैं उस सभा को लीड कौन कर रहा था? उस सभा को लीड कौन कर रहा था? जालियांवाला बाग को, जालियांवाला बाग को सभा को लीड कौन कर रहा था? उसके बाद क्या हुआ कि उस सभा पर जो आयोजित की गई उसमें जनरल डायर ने उस पर गोलियां चलाई थी, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे पूछा था कि मोहिनी नदी कहां से निकलती है, तो मोहिनी नदी गया से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू से। और ये बेसिकली जाकर फल्गु में मिल जाती है। फल्गु जाकर कहां मिलती है? सॉरी, बोधगया के पास मोहना नामक सयाजी नदी से निकलकर इस क्या मिलती है? बड़ा विशाल रूप ले लेती है। मोहना कहां से निकलती है? तो गया से निकलती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी तक का आज के दिन का सबसे इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? अरे क्या बच्चा वाला सवाल है। आरा, पटना, बेतिया, बनारस। 10 सेकंड का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन में, 10 सेकंड का टाइम। ये लीजिए क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि बिहार में वर्तमान में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? बिहार में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? कमेंट बॉक्स खोल दिया है, कमेंट बॉक्स में आइए भैया, कमेंट बॉक्स खोल दिया है, कमेंट बॉक्स में चलिए। तो बहुत सही, अंग्रेजों का विरोध, यहां पे देख लीजिए, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में आरा जिला। अच्छा, आरा जिला का उस समय नाम क्या था? चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आरा जिला का उस समय नाम क्या था? यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय आरा जिला का क्या नाम था? कोई बताएंगे? जगदीशपुर। एक्चुअली आरा जिला जो है उस समय जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था। और अगर उस समय का एक्चुअल जगदीशपुर भी नहीं था, साहबाबाद, अगर आप ध्यान से याद करें तो साहबाबाद जिला बोला जाता था उसको, साहबाबाद, साहबाद, यस, साहबाबाद जिला बोला जाता था। जो जगदीशपुर, जगदीशपुर एक जगह का नाम है और जिले का नाम क्या था? साहबाद जिला। ये यूपी पीसीएस में सवाल पूछा गया था, बाबू वीर कुंवर सिंह जिस जिले से शुरुआत की थी उस जिले का नाम क्या था? तो जगदीशपुर भी ऑप्शन था, लोगों ने जगदीशपुर कर दिया था।
जी, साहबाबाद जो था, साहबाबाद जो है उसके अंदर 4 जिले आते थे। बहुत करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरा। याद रखिएगा, कुंवर सिंह ने 1857 के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अब उनके जो एक भाई थे, जब उनकी मृत्यु हो गई 1858 में, 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके छोटे भाई थे अमर सिंह। कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। याद रखेंगे, कुंवर सिंह के भाई कौन थे? कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। तो अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था और अमर सिंह ने इसको संभाला भी था दिसंबर 1958 तक। दिसंबर 1958 तक साधा। उसके बाद उन्होंने विलियम टेलर और वेसेंट अय्यर ने उनको समाप्त कर दिया। इस विद्रोह को किसने समाप्त किया? तो विलियम टेलर और वेसेंट अय्यर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ? बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, बता देना, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, ऑप्शन जरा कंफ्यूजन है। ये जो जगह का नाम बताना है, ये अभी तत्काल संदर्भ में बताना है, अभी के संदर्भ में। अभी उस जगह का क्या नाम है, ऐसा नहीं कि उस समय का बताना। तो अभी उस जगह का नाम क्या है आपको बताना है। बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, इनमें से कोई नहीं। लगाइए पोलिंग 1 2 3। मृत्यु, किसकी मृत्यु भैया? 26। अच्छा, कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल को 1858 को। यस, मृत्यु हुई है। चलिए कमेंट बॉक्स खोल देता हूं। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि किसी भी राज्य के विधानसभा का मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? हमारे संविधान के अनुसार विधानसभा का मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? 250। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। झारखंड जगह का नाम है, उस समय बिहार नाम से मशहूर था, लेकिन अभी वो कहां पे है? तो झारखंड में है। याद रखेंगे 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक, कब से? 18वीं से 20वीं तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विरोध जो है प्रारंभ हुआ था। यह याद रखेंगे भारत के इतिहास में जनजातियों द्वारा सबसे शक्तिशाली प्रारंभिक विद्रोह था। इसमें हजारों आदिवासी शहीद हुए थे और इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था? उल गुलान नाम से। उल गुलान, ध्यान रखिएगा। इस विद्रोह को बहुत एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम क्या था? उल गुलान। उल गुलान नाम से भी इस विद्रोह को जाना जाता था। अब आते हैं कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन को। कमेंट बॉक्स में आपसे मैंने पूछा था कि कितनी मैक्सिमम विधानसभा की सीटें हो सकती है, तो विधानसभा की मैक्सिमम सीटें हो सकती है 500। इससे ज्यादा सीट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन, याद रखेंगे क्या? व्हाइट मैन्स बर्डन किसने कहा था? व्हाइट मैन्स बर्डन किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। आपको बता रहे करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3। कमेंट बॉक्स खोलता हूं, बताइए किसी भी राज्य में सबसे कम विधानसभा की सीट कितनी हो सकती है? संविधान के अनुसार सबसे कम कितनी हो सकती है, ये बताना है। चलिए, तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, याद रखेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, तो इस जो मैंने पोलिंग वाला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो पोलिंग वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, व्हाइट मैन्स बर्डन भारत के सच्चिदानंद सिन्हा ने ब्रिटिश शासन को कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये व्हाइट मैन्स बर्डन है, और उन्होंने बहुत आलोचना की थी। किसकी? उस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। याद रखेंगे कौन था? लॉर्ड कर्जन थे उस समय, और लॉर्ड कर्जन का उन्होंने विरोध किया था। और कब हुआ था ये? तो 27 फरवरी 1903 को, 1903 या 1904, 27 फरवरी 1903 को। याद है, 1903 ही है। 27 फरवरी 1903 को भारत पर जो ब्रिटिश शासन हुआ था उसको सच्चिदानंद सिन्हा ने व्हाइट मैन्स बर्डन कहा था। अब आ जाते हैं कमेंट वाले क्वेश्चन को। तो कमेंट बॉक्स में आपसे मैंने पूछा था कि आपको बताना है कि भैया मिनिमम विधानसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं। तो मिनिमम जो है 60 हो सकती हैं। 60 से लेकर 500 का आंकड़ा है, लेकिन कुछ संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल के संशोधन है, उन संशोधन के बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट कैन बी लोअर देन दैट। और आप बताइए कि सबसे कम विधानसभा की सीटें कहां पे हैं? अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए खोल दिया है मैंने। सबसे कम विधानसभा की सीटें कहां पे हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 306 को देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? आपको बताना है कि वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का आयोग का किसके किया गया? अनुच्छेद 280, 69, 68, 75 इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? 1 2 3 लगाते चलिए पोलिंग। बहुत बढ़िया, किसका सबसे कम है? बहुत बढ़िया, गोवा गोवा गोवा, मिजोरम, गोवा। पहले आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय, जितने भी अर्ध न्यायिक निकाय हैं उसके रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की। जो वित्त आयोग है वो क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है, उसके रूप में अनुच्छेद 280 में इसकी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इसका गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कब होता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष पे। 1 मिनट रुकिए, एक बार बीपीएससी ने बच्चों को फंसा दिया था, ट्रैप कर दिया था। उन्होंने बोला था कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 उनको जब जरूरी लगे तब किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 3 वर्ष पे किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 4 वर्ष पे किया जाता है, ऑप्शन नंबर 5 1 या 1 से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, 1 या 1 से अधिक। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे उसके अंदर में आर्टिकल 280 के अंदर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का गठन कब कर सकते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष पे या जब उनको जरूरत लगे। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष फिक्स है, उनको लगे कि 2 साल के बाद फिर से कर देना चाहिए तो कर सकते हैं। इसलिए बीपीएससी ने फंसाया है। ई ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे प्रत्येक 5 वर्ष या जब उनको जरूरी लगे, जब उनको जरूरी लगे। अब आ जाते हैं इस तरफ वाला क्वेश्चन। तो इस तरफ जो कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा था तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा में सबसे कम सीट है, गोवा में सबसे कम सीट है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का महायानवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको बताना है जो अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 इधर आते हैं तो आपको बताना है, इधर आते हैं तो आप बताइए कि हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वैश्विक स्तर पे हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक वैश्विक ग्लोबल एरिया में, विश्व के स्तर पे किसको कहा जाता है? और इधर बताना है कि अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? अटॉर्नी जनरल को कौन? थोड़ा लाइक से ठोको भैया, थोड़ा लाइक से ठोको यार, मजा नहीं आता ऐसे। एकदम एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए। थोड़ा शेयर भी मार दीजिए। 2 सेकंड के लिए बाहर निकलिए, एक बार फेसबुक पे शेयर मारिए, वापस आ जाइए। चलिए तो एक बार लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। लीडर बोर्ड में राजू चल रहे हैं सबसे ऊपर, राजू चल रहे हैं ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महायानवादी का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। याद रखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 76, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं इनकी पद की व्यवस्था की गई है। 76 क्या करता है? इनके पद की व्यवस्था करता है, इनके पद की व्यवस्था करता है। और याद रखेंगे महायानवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनके लिए कुछ योग्यता है। क्या योग्यता है इस बात को भी समझ लीजिए। अटॉर्नी जनरल होना चाहिए कम से कम, उनका जो कैपेबिलिटी होना चाहिए वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के, न्यायाधीशों के नियुक्ति के अनुसार होना चाहिए। मतलब वो एलिजिबल होना चाहिए कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके, उस लेवल का उनका रिक्वायरमेंट। वो अगर फिल करते हैं तो वो हमारे देश के महायानवादी बन सकते हैं। इधर का आंसर नॉर्मन इधर का आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कहा जाता था स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन को। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्रकों के लिए निम्न में से एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। आपको बताना है कि कितना लक्ष्य रखा गया था? 3, 3.5, 4, 4.5, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा फास्ट करते हैं, 15 सेकंड दूंगा अब, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं। 1 2 3 कमेंट बॉक्स खोल लेता हूं, कमेंट बॉक्स खोल देता हूं। आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, आप बता दीजिए मुझे, क्या बताइएगा? गोदावरी नदी कहां से निकलती है? गोदावरी नदी कहां से निकलती है? कमेंट बॉक्स में बताइए, गोदावरी नदी कहां से निकलती है? बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 2012 से 2017। लेकिन क्या ये कंप्लीट हुआ? नहीं। 2014 के अंत में इसको खत्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ला दिया गया।
इस पंचवर्षीय योजना के दौरान टारगेट रखा गया था कितने का? 4% का। किस चीज का? तो एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज का ग्रोथ का। गोदावरी जो है नासिक से निकलती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है जो मेक इन इंडिया सरकार लेके आई है उसका उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। मेक इन इंडिया का काम क्या है? तो 1 2 3 संभल के लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है और उसकी ऊंचाई कितनी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माउंट एवरेस्ट होगा, कमेंट वाले का आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट और उसकी ऊंचाई है 8848। 8848 याद कर लीजिएगा, 8848, 8848 बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। देखिए मेक इन इंडिया जो सरकार लेके आई थी, इसका काम जो मेन काम क्या था? तो वो था रोजगार सृजन, रोजगार सृजन करना। और दूसरा काम क्या था? तो कौशल विकास को प्रोत्साहन देना। दो मेजर काम थे, पहला रोजगार सृजन और कौशल विकास, और भारत को ग्लोबल हब, मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। क्या करना? मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब, मतलब विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाना। तीन मेजर थे। मेक इन इंडिया के अंदर में 25 सेक्टर बनाए गए थे। कितने सेक्टर? 25 भागों में मेक इन इंडिया को फैलाया गया था कि ये भाग वो भाग ये भाग वो भाग, ऐसे करके 25 भाग थे, याद रखिएगा। और इसका संचालन कभी कभी पूछ देता है तो किस मंत्रालय के द्वारा होता है? तो DIPP, याद रखेंगे, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिक नहीं है? आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है औद्योगिक विकास के लिए, ध्यान रखिएगा कौन नहीं है, औद्योगिक विकास के लिए कौन नहीं है। तो 1 2, बहुत लोग गलत करेंगे मुझे पता है, 1 2 3। और चलिए कमेंट बॉक्स को खोलता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, दोनों तरफ चलिए, इधर भी और उधर भी। मतलब क्या, हम लोग 60 × 2 120 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे, 90 मिनट में 120 सवाल। आप आज सुबह में उठ के कहे हैं अपने आप से आई एम द बेस्ट, कोई नहीं है चक्कर में। क्यों परे हो टक्कर में भैया, क्यों नहीं परे हो? चलिए, तो सागर माथा, बहुत बढ़िया, लोगों का आंसर आ रहा है इधर, सागर माथा, सागर माथा बहुत लोग दे रहे हैं। आपने सुबह उठ के कहा है आपसे, हाँ ना बताइए जल्दी, क्यों परे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, ये मेरे कलम की ताकत मुझे दिलाएगी नौकरी। किसी ने कहा है? सभी लोगों ने ना। चलिए बहुत बढ़िया, तबरेज भाई आ गए। तबरेज भाई स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया। देखिए डिजिटल इंडिया का जो शुरुआत हुआ था वो 1 जुलाई 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 15 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य बस एक ही सिंगल था कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचा देना है। और दूसरा एक और था कि गांवों में ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से भारत, बिहार नहीं भारत के पूरे गांव को जोड़ देना। बस ये बाकी जितने हैं ऊपर के तीनों, इनका औद्योगिक विकास से लेना देना है। याद रखेंगे पूरा, PURA, पूरा कर लीजिएगा। यहां पे पूरा, पूरा के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? याद रखेंगे पूरा आपको बताना है कि किसने दिया था। APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी, इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 पोलिंग लगाइए। सर न्यू मोटिवेशनल पोयम, पोयम सुनने की इच्छा है नई वाली? चलिए तो इतना बता दिया तो कमेंट बॉक्स खोल देता हूं, गैप नहीं होना चाहिए। आज 120 सवाल करने हैं, 16 × 2। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि माउंट एवरेस्ट तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत के अंदर किस नाम से जानी जाती है? माउंट एवरेस्ट तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? कमेंट बॉक्स खोल दिया है। वाह जी वाह, गजब यार। चोमोलंगमा, चोमोलंगमा बर्फ की देवी। नहीं नहीं, सागर माथा नेपाल में जानी जाती है। तिब्बत का पूछ रहा हूं, माउंट एवरेस्ट तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चोमोलंगमा, चोमोलंगमा, लंगमा, चोमोलंगमा नाम से जानी जाती है माउंट एवरेस्ट।
कहां पे जानी जाती है? तो तिब्बत के अंदर में। पूरा के बारे में जान लेते हैं तो पूरा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, जो गांव हैं उनमें शहर जैसी सुविधाओं को देना, ये प्रारूप जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 2012 में इसको शुरू करने की घोषणा की गई थी। 2012 में इसको शुरू करने की। गीता देवी यादव आ गई हैं, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी हो गई। अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर, थोड़ा जनगणना को भी देख लेते हैं। महिला साक्षरता दर कितनी थी? 60, 63, 65, 68, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा आपको बताना है। ये है क्वेश्चन नंबर 12 और लगा रहा हूं पोलिंग। चलिए, और कमेंट बॉक्स हम लोग खोल देते हैं, कमेंट बॉक्स हम लोग खोल देते हैं। सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट कौन थे? सर सिडनी रॉलेट कौन थे? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। आपको बताना है कि सर सिडनी रॉलेट कौन थे। कमेंट बॉक्स खोलिए भैया, कोई नहीं आया अभी तक। क्या हुआ? सर सिडनी रॉलेट के बारे में बताना है। सर सिडनी रॉलेट कौन थे? तो याद रखेंगे, ब्रिटिशों के द्वारा एक शासक, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था भारत में अपनी रिपोर्ट देने के लिए। वर्ष 1917 के अंदर में इंडिया से रिपोर्ट देने के लिए अपॉइंट किया गया था और उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि रिपोर्ट के आधार बनाकर ही 18 मार्च 1919 को जो क्रांतिकारी और अधिनियम रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था, जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था वो, यस, रॉलेट एक्ट उन्हीं के नाम पे था। याद रखेंगे, जो मैंने आपसे पूछा है कि सिडनी रॉलेट जो थे, सिडनी रॉलेट, इन्हीं के नाम पर इन्होंने ही भारत आए ये 1917 के अंदर में। और 1917 में जब ये भारत आए तो 1919 में इन्होंने रिपोर्ट भेजी और उसी रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट को बनाया गया था। इन्होंने बताया था कि क्रांतिकारियों का जो वर्चस्व वो बढ़ता जा रहा है, इसको दबाने की जरूरत है, और रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 के अंदर में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 65%। इसमें कोई खास बात दर नहीं है। 65 कितना है? महिलाओं का है। अगर ओवरऑल पूछे तो कितना था? 74.04%। भारत का ओवरऑल 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की बात करें तो 74.09, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहां पे है? केरला, सही है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहां पे है? तो केरल के अंदर में। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह एसएचजी जिसकी बात होती है, एसएचजी के विचार को दिया था? बहुत इजी है। एसएचजी किसने दिया था? अमर्त्य सेन, यूनिस, मोहम्मद यूनिस, एस चक्रवर्ती, वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। लगाइए फटाफट पोलिंग 1 2 3। और इधर का जरा कमेंट बॉक्स खोल देता हूं, आप बताइए कि सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में आइए। सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? बिहार, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, बिहार। फटाफट भैया, फटाफट चलिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद यूनिस, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो बांग्लादेश एक जगह है, बांग्लादेश एक देश है, बांग्लादेश के अंदर में मोहम्मद यूनिस थे। ये बैंक के कर्मचारी थे। तो बैंक में ये क्या थे? इन्होंने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश में क्या है? ग्रामीण बैंक है, उसके संयुक्त रूप से इन्होंने कंसेप्ट लाया जिसको बोला गया एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये 20 लोगों का, 20 या 20 से ज्यादा लोगों का एक समूह होता है जो आपस में लेन देन करते हैं और कुछ कुछ प्रोजेक्ट लगाकर मतलब रोजगार उत्पन्न करते हैं। याद रखेंगे कि मोहम्मद यूनिस को ही ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है। 1983 के अंदर में, 1983 में इन्होंने इस बैंक की स्थापना की थी, जिस बैंक का नाम था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। और याद रखेंगे मोहम्मद यूनिस को वर्ष 2006 में, ज्यादा दिन पहले नहीं, वर्ष 2006 में नोबेल प्राइज मिला था शांति के रूप में, पीस का नोबेल प्राइज मिला था। बहुत लोग ना इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज मार देते हैं, तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इनको नहीं मिला था, इनको मिला था पीस में, शांति में इनको संयुक्त रूप से मिला था। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश और मोहम्मद यूनिस को संयुक्त रूप से मिला था। ठीक है, चलिए। तो जो उस तरफ पूछा था, तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो शशि शर्मा के कोड का इस्तेमाल कीजिए, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के। देखिए भैया, घर पे बैठ के पढ़िए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोचिंग से खराब पढ़ाई नहीं थी, कोचिंग से बढ़िया पढ़ाई होती है, इंस्टीट्यूशन से बढ़िया होती है। 6,300 रुपए में यार अनलिमिटेड बैच में पढ़ते हो, पीटी, मेंस, दरोगा, सिपाही, अमीन, बीपीएससी, सचिवालय सहायक, सबके बैच पढ़ोगे आप। अनलिमिटेड बैच, अनलिमिटेड कोर्स,
हर महीने 5-5 6-6 को बैच शुरू होता है, सब में पढ़ो, जितना टाइम है दिन भर पढ़ो, क्वालिटी मेंटेन होती है। 20 से ज्यादा टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि वही जिस बैच में ऑफलाइन में एडमिशन ले लिया उसी में पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। जिस टीचर पसंद आए उस टीचर से पढ़ो। हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ाई नहीं होती। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। शादीशुदा हो तो घर पे बैठ के पत्नी के हाथ का खाना खाओ और पढ़ो, और अगर महिलाएं पढ़ रही हैं तो अपने पति से खाना बनवाएं और खाएं और पढ़ें, और जिनका कोई नहीं है वो खुद से बनाएं, जिनकी माँ बाप है मम्मी से हाथ का खाना खाए, अपने घर के रूम में रहें। वो पटना में छोटे छोटे कमरों में रहने से कोई फायदा नहीं है। अगला, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शांता कुमार, ललित डी गुप्ते, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में बताना है इसके गवर्नर कौन है, तो आप बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए एक और बात कर लेते हैं, कि गवर्नर की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आ जाइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डेट बताइए, डेट। तो फटाफट लाइक शेयर ठोकते चलिए भैया, लाइक शेयर ठोकते चलिए, फटाफट चलते चलिए, एकदम तेजी में चलिए, डिले नहीं करना है, एकदम धनाधन चलते रहिए। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? चलिए, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का आंसर हो जाएगा शक्ति कांता दास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति कांता दास। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ये पहले वित्त सचिव थे, क्या थे? फाइनेंस सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे। अब जो कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा था, कमेंट बॉक्स में आंसर हो जाएगा कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का जो एक्ट है वो है 1934 का, और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। दूसरी बात जो और इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई के अंदर में इसका मुख्यालय है, मुंबई में। इसमें 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। बहुत बढ़िया, फाहिम खान आ गए भाई, जय हिंद, आपको स्तुति आई है, जय हिंद। निम्न में से कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? निम्न में से कौन सा उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। लगाइए पोलिंग 1 2 3, कमेंट बॉक्स में आ जाइए। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, किसने की थी? कमेंट बॉक्स खोलिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी और कब की थी भी बता दीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? एक तरफ, दोनों तरफ चलिए, क्योंकि पोलिंग करने में ना 1 से 2 सेकंड लगता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो पोलिंग करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए दोनों तरफ चलिए। यानी हम लोग करेंगे टोटल 60 इंटू 2, 120 क्वेश्चन करेंगे भैया, 120। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। देखिए, आपको ही पता है ना कि कृषि करने के लिए सब कुछ चाहिए, कुशल इरिगेशन, एफिशिएंट इरिगेशन, सिंचाई का तरीका अच्छे से मालूम होना चाहिए, बीज जो होना चाहिए गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए, कीटनाशकों का भी प्रयोग करना होगा, पेस्टिसाइड्स का, उर्वरकों का भी प्रयोग करना होगा, फर्टिलाइजर का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। अब दूसरी बात कर लेते हैं कमेंट बॉक्स वाले में। तो कमेंट बॉक्स में आपसे मैंने क्या पूछा था? आपसे पूछा था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मेरे भाई की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 के अंदर में, 1939 के अंदर में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई यानी लोकल बॉडीज पे नियंत्रण नहीं रहता है? राज्य सरकारों का लोकल बॉडीज पे नियंत्रण नहीं रहता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए आइए फटाफट देख लीजिए, एबीसीडी 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 316 है, नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण, कार्मिकों के मामले, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो लगाइए 1 2 3। अब चलिए इधर बात कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बताते चलिए। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना है। और इस तरफ है कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? चलिए, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नागरिकों की जो भी शिकायतें हैं, उस पर लोकल बॉडीज का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सिटीजन्स में, आर्थिक मामलों में होता है, विधि निर्माण में, कार्मिकों में, इसमें भी। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर में। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। जो लोग लेट से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि क्लासेस हमारी प्रतिदिन सुबह 8 बजे होती हैं और 9:30 बजे खत्म होती है।
इसके अंदर में 60 क्वेश्चन हम लोग पीपीटी के माध्यम से और 60 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के माध्यम से, टोटल 120 क्वेश्चन करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 120 क्वेश्चन हम लोग टोटल कर ही लेते हैं लगभग। डेली होता है सुबह 8 बजे। जो भी अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं 6203279540 से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे कमेंट, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हाय भेज दीजिए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है, वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णन है? तो 5वीं, 8वीं, 6ठी, 7वीं, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर है, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 लगाइए और आ जाइए कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स के अंदर आइए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि लैक्टोमीटर की मदद से किस चीज को मापा जाता है, किस चीज की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर के मदद से किस चीज की शुद्धता मापी जाती है। दोनों तरफ चलिए भैया, लाइक शेयर थोड़ा ठोकते चलिए, लाइक शेयर थोड़ा ठोकते चलिए भाई, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। लाइक शेयर ठोकते चलिए भैया, जल्दी जल्दी चलिए। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियां जो हैं उनका बंटवारा किसी भी अहम मुद्दे पे, जो भी उनके बीच का जो भी मुद्दा होता है, बहुत सारी अनुसूचियां हैं। एक है अनुसूची, पहली है, दूसरी है, अभी सबके बारे में पूछ ही लेता हूं, चलिए रिवीजन भी हो जाएगा। तो याद रखेंगे, कमेंट का पहले आंसर दे देता हूं। तो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दूध का घनत्व, जो सापेक्ष घनत्व होता है और उसकी शुद्धता दोनों मापी जाती है। या तो उसकी डेंसिटी भी मापी जाती है और डेंसिटी से ही उसकी शुद्धता पता चलती है। लोग सिंपली कह देते हैं कि शुद्धता मापी जाती है, नहीं, उसकी डेंसिटी मापी जाती है और डेंसिटी से पता चलता है शुद्धता। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य और संघ के अधिकारों को बांटने का उल्लेख है और इसके अंदर 3 सूचियां हैं, जिसको हम लोग पहला को कहते हैं यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, पहला कहते हैं यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, दूसरा स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची और तीसरा कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो 3 सूची है, जो तीनों सूची इसी के अंदर है 7वीं अनुसूची में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें संघ और राज्य के बीच में ना अधिकारों का बांटा, जैसे डिफेंस है तो संघ सूची में है, एजुकेशन है तो संघ सूची में, ऐसे करके बंटवारा किया गया है। ठीक है, क्लियर है ना। आइए अगला क्वेश्चन। प्रतिभा आई है, निवास आए हैं, भाई जय हिंद, आपको थोड़ा टाइम से आया कीजिए। वर्ष 1912 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का सरोकार किससे है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है 97 जो संशोधन हुआ है उसका किससे सरोकार है? 14 वर्ष के बच्चों तक अनिवार्य शिक्षा, सहकारी संगठनों का गठन, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो 1 2 3 लगाइए। कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आ जाइए। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस चीज के मापने में किया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया। जल की आर्द्रता, मॉइस्चर, बहुत बढ़िया। जल की मॉइस्चर की बात होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 बी ऑप्शन। 2012 के अंदर में संशोधन किया गया था और उसमें 97 संशोधन का सरोकार सरकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन से है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट ले लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति, जी 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 मनोज जी, चलिए मजा आ रहा है कि नहीं? यस नो करिए, यस नो करते चलिए। कमेंट क्या, कमेंट करिए फटाफट। मजा आ रहा है? यस नो मारिए, यस नो मारिए। तो जरा देखते हैं फटाफट। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसका नेतार्थ है, इसका नेतार्थ क्या है आपको बताना है। हर निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, समान नहीं होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट मारिए। इसका आंसर क्या होगा? 1। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 319 और आंसर बताइए ये क्या होगा। चलिए मिथुन भाई, मजा नहीं आ रहा है तो बताइए क्या करूं कि आपको मजा आ जाए। मिथुन भाई बताइए क्या करूं कि मजा आ जाए। तुर्क का कौन सा शहर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तुर्क का कौन सा शहर पश्चिम का द्वार कहलाता है? सर जी सब क्वेश्चन पीहे से पूछे जाएंगे। देखिए ये जो आपको मैं सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूं ये 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया है ताकि मैं आपका लेवल को देख पाऊं। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन से मतलब नहीं होता, डिस्कशन उसका मेन होता है। तो क्वेश्चन के लेवल से प्रॉब्लम है क्या? एनीवन हैविंग द प्रॉब्लम? हाँ ना में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन के लेवल में कोई दिक्कत है?
क्वेश्चन के लेवल में किसी को दिक्कत है सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं पूरा 150 कमेंट 200 कमेंट पढ़ना चाहता हूं। किसी को दिक्कत नहीं है। मनोज भाई, देवास भाई, मनोज जो देवास से हैं भैया, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। हर निर्वाचित सांसद या विधायक की मतों की संख्या क्या होती है? समान होती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। सही नहीं है। वह संसद का संगठन भाग होता है, वह दोनों सदन की चर्चा में भाग ले सकता है। अच्छा, वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश ला सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। आपको बताना है कि राष्ट्रपति से संबंधित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट बताना है। 1 2 3। नो सर, ब्लड स्लो एक्सप्लेन कीजिए। भैया स्लो एक्सप्लेन करेंगे ना तो फिर हम भी 25 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पे रुक जाएंगे। मेरा टारगेट 120 क्वेश्चन है। चलिए कमेंट बॉक्स वाला ले लेते हैं, कमेंट बॉक्स में ले लेते हैं भैया। आपको बताना है कि स्वर्ण रेखा बंदरगाह कहां स्थित है। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रखना है। स्वर्ण रेखा बंदरगाह कहां स्थित है? देखिए 60 क्वेश्चन भाई हम पीपीटी में करते हैं अरुण कुमार जी, और 60 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करते हैं। तो 120 सवाल अगर आपको मिल जा रहे हैं तो कम तो नहीं है मेरे भाई। मुझे तो नहीं लगता है कि 120 क्वेश्चन होने के बाद कम है। अगर कम है तो बताइए मुझे कि हाँ सर 120 क्वेश्चन कम है, ज्यादा करवाइए। आपको बताना यह है कि कहां है, ठीक है। झारखंड कह रहे हैं लोग, झारखंड। स्वर्ण रेखा बंदरगाह कहां स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा का बालासोर में है, याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा कहां पे है? तो बालासोर में है। ये ओडिशा के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? ओडिशा के अंदर पड़ता है, ओडिशा, ठीक है। सर मेरा रैंक नहीं दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता नहीं ले सकता है। याद रखेंगे, वो दोनों सदनों में भाग नहीं ले सकता है। किसमें उल्लेख है इसका? तो अनुच्छेद 79 में है। आर्टिकल 79 के अंदर में इसका उल्लेख है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लीजिए फटाफट, थोड़ा लाइक सेट होगा भैया, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बता देना करेक्ट आंसर क्या होगा। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी पर त्रिकोण बनाते हैं, पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, और सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 321। करेक्ट आंसर लगाइए, पोलिंग लगा रहा हूं मैं। 4 ऑप्शन है इसमें, पोलिंग लगा रहा हूं 321 का। 1 2 3। चलिए कुछ आप बताइए, आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? एक बार रैंक दिखा देता हूं, चलो इसी क्वेश्चन के बाद दिखा देता हूं। कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा है कि आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू ग्राम पंचायत। तो चलिए पहले आर्टिकल 40 की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा कि राज्यों में ग्राम पंचायत के गठन के लिए कदम उठाएगी कौन? राज्य सरकार। इससे रिलेटेड है आर्टिकल 40। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहां आ जाइए, सूर्य ग्रहण के बारे में पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि सूर्य ग्रहण के समय में क्या होता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है मध्य में, और सूरज जो है पूरी तरह से क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं भैया। शशि शरण, अगर आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 10% का। अगला बनाइए। आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखिएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 सितंबर। 4 ऑप्शन है, लगाइए 1 2 3। जल्दी जल्दी लगाइए। और इस तरफ पूछ लेता हूं, इस तरफ आप मुझे बता दीजिए कि आप बताइए मुझे मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है आपको बताना है, जल्दी बताइए फटाफट। लालजी टंडन आ रहा है लोगों का आंसर। लालजी टंडन भैया, लालजी टंडन आंसर आ रहा है। लालजी टंडन,
चलिए, तो लालजी टंडन, ओम प्रकाश भाई आ गए हैं, तो करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को माना जाता है। और जो हमने एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश का कौन है, तो लालजी टंडन है। अब चलिए एक छोटी सी पोयम सुना देता हूं, बहुत देर से आप लोग चिल्ला रहे हैं तो पढ़ देता हूं एक पोयम। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेरे बच्चों, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध जो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से फल निकलेगा। मेहनत कर पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलादों का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिलों में उम्मीद को, जिंदा रख दिलों में उम्मीद को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी कर कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमासा सब चल निकलेगा, सब चल निकलेगा। कोशिश कर हल जरूर निकलेगा। चलिए, तो आप भी कोशिश करते रहिए, आपके समाधानों का होगा, आपका प्रश्न जो है, आपका जो समाधान है वो होगा। याद रखिएगा, आप अगर कोशिश लगातार करेंगे, दुनिया का कोई ताकत आपको एग्जाम पास करने से नहीं रोक सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आपके कलम में, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो अंबानी का अमीर का बेटा हो, वो मर्सिडीज से बीपीएससी का एग्जाम देने जाए या पैदल चलने वाला एक लड़का जाए, दोनों को क्वेश्चन पेपर वही मिलेगा और जो क्वेश्चन पेपर को बनाएगा उसकी नौकरी होगी। बीपीएससी के एग्जाम में गरीब से गरीब घर के बच्चे पास करते हैं, अमीर से अमीर घर के बच्चे पास करते हैं। इसलिए इसकी चिंता मत कर, अपने कलम की ताकत को आजमा, अपने कलम का जो रिफिल है, निब है, रिफिल है, उसको खत्म कर। कोशिश करके 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोग उस लीड को खत्म कर दीजिए। जितना इसको रगड़ोगे ना, समझो रेगिस्तान में रगड़ रहे हो, जितना रगड़ोगे कॉपी पर इसको, उतना जल्दी नौकरी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? आपको बताना है, सत्य है के बारे में बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों समानांतर हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, वर्टिकली काटती हैं, और दोनों ध्रुव पर मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखाएं पर मिलती हैं। तो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, जल्दी लगाइए, थोड़ा फटाफट कीजिए, बहुत धीरे चल रहा है। 10 सेकंड का टाइम दूंगा भैया, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। 2 सेकंड और, 2 सेकंड और, ये रहा। क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कहां काटती हैं? लंबवत काटती हैं, वर्टिकली दोनों एक दूसरे को काटती हैं। बहुत इजी, आपने पढ़ रखा है इस क्वेश्चन को, मैंने 2-3 दिन से पढ़ा रखा है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन नहीं आया ना, छूट गया, कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं, कमेंट बॉक्स को थोड़ा देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से गुजरती है? केवल 1 2 3 4 ऑप्शन लगा दीजिए, आप बताइए आंसर क्या होगा। इधर आ जाइए। तो इधर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको बताना है कि भारतीय गणतंत्र ने निम्नलिखित किस मौर्य वंश का प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था? भारत जब गणतंत्र हुआ तो गणतंत्र में किस मौर्य काल के समय में, मौर्य राजवंश के समय में एक प्रतीक था, उसका इस्तेमाल किया गया था? भारतीय गणतंत्र पूछ रहा हूं भैया, गणतंत्र में सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ का, याद रखिएगा, सारनाथ की जो लाट थी ना, सारनाथ के लाट का ही प्रयोग किया था गणतंत्र के समय में, मौर्य राजवंश से इसको लिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। चारों देश जो है मकर रेखा से गुजरते हैं। चलिए फटाफट थोड़ा, ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए, यूके, हॉलैंड, भारत, जल्दी जल्दी लगाइए। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे था? बताइए, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे था? कमेंट में आ जाइए, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे था? बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे था, ये बताना है आपको। रुपेश कुमार आए भाई, जय हिंद आपको, बने रहिए, लगातार बने रहिए साथ में। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण, बिल्कुल। एक्चुअली बिश्नोई आंदोलन जो था, बिश्नोई आंदोलन जो है वृक्षों की पूजा से संबंधित था, वृक्ष जो होते हैं उनकी पूजा से संबंधित था। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके। आपको पता है कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है, अमास ग्रीनविच मीन टाइम को अंतरराष्ट्रीय मानक
अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में इसको जाना जाता है। इसका समय का जो निर्धारण होता है, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में ग्रीनविच एक जगह का नाम होता है, ग्रीनविच में एक वेधशाला एक है, वहीं से इसका नापा जाता है। तो इंग्लैंड के अंदर में है, आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यूके। भैया 5 ऑप्शन बहुत सारे में दिए थे, ये साइंस वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी में 4 ऑप्शन है, शुरू से तो 5 ही ऑप्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच समय का क्या अंतर होता है? बहुत गलती नहीं होना चाहिए, आपको बताना है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच समय का क्या अंतर होता है? 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 0 मिनट। बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 आपको अब बताना है। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार में सबसे ज्यादा सिंचित भूमि का क्षेत्रफल के हिसाब से किस जिले में है? सिंचित भूमि भी बिहार में नालंदा, शेखपुरा, सब लोग कर रहे हैं। रोहतास, सीहोर, किशनगंज लिख दीजिए सब। आरा, बक्सर, मियां, सारण, चंपारण सब लिख ही दीजिए, बचा क्या फिर? तो याद रखेंगे बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा सिंचित भूमि जो है क्षेत्रफल के हिसाब से रोहतास में है। कहां है? तो रोहतास में है, याद रखेंगे, सीतामढ़ी नहीं, रोहतास होगा। तो रोहतास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां आते हैं तो ये तो बहुत फेमस है, 4 मिनट होता है किसी भी एक देशांतर को बात करने के लिए। दोनों स्थानों के बीच में जो समय का अंतराल होता है वो 4 मिनट होता है। नेक्स्ट 327 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपांतरित चट्टान के बारे में बात कर रहा है, मतलब कौन सा एक मॉडिफाइड रॉक नहीं है, वैसे ही जमीन से निकलता है। स्लेट, स्फटिक, संगमरमर, ग्रेनाइट। 1 2 3 4 लगाना है आपको पोलिंग। चलिए कमेंट बॉक्स में आइए, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आइए, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आइए भैया। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद इस वीडियो लिंक को शेयर करेंगे। आज वीडियो लिंक का शेयर बनता है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मेरे मेहनत का भी मुझे फल मिलना चाहिए। आप लोग सभी लोग वीडियो खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह में, स्टेटस वगैरह में लगा सकते हैं। अगर फेसबुक पे शर्म आती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? प्यूरेस्ट फॉर्म है, याद रखेंगे। ग्रेनाइट क्या है? प्यूरेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कीजिए, 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? ABCD लगाइए पोलिंग। ABCDE है एक्चुअली, ABCDE है, लगाइए जल्दी, 10 सेकंड से ज्यादा। चलिए अब कमेंट वाला क्वेश्चन बंद करते हैं भाई, टाइम नहीं है। कमेंट वाला क्वेश्चन बंद करते हैं, कमेंट वाला क्वेश्चन बंद करते हैं अभी, जल्दी जल्दी यहां आइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो करंट हो जाएगा सिस्मोलॉजी। आपको पता है कि भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह को क्या कर देता है? हिला देता है। और ये लिथोस्फेयर जो होता है उसमें जो अचानक एनर्जी होती है वो जैसे ही रिलीज होती है तो इसके कारण ही जो भूकंपीय तरंग है वह निकलती है और वहां से भूकंप जो है निकल आता है। तो याद रखेंगे भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ कहा जाता है, और जो भूकंप नापा जाता है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहां है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां है। आंध्र महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद और अंटार्कटिक। 1 2 3 4 जल्दी जल्दी लगाइए, 10 सेकंड, 10 सेकंड में खत्म करना है। क्लास को है जो अगले 10 मिनट में क्लोज करना है भैया, अगले 10 मिनट में हम टाइम से क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक बार एग्जिट कीजिए फिर इन कीजिए, एक बार एग्जिट कीजिए और इन कीजिए, फटाफट एग्जिट कीजिए और इन कीजिए, जल्दी जल्दी। तो आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहां पे है? आंध्र में, प्रशांत में, हिंद में, आर्कटिक में। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर में। याद रखेंगे प्रशांत महासागर का जो ये दायरा है उसका जो क्षेत्र है लगभग 40,000 किलोमीटर का है, और इस दायरे को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर में ही सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ज्वालामुखी पाया जाता है। इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर। अगला आइए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? कोल्हारी, गोदी, सहारा, थार। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पे 1 2 3 जल्दी जल्दी। नहीं, यूट्यूब पे नहीं आता हूं मैं। करंट अफेयर पढ़ने के लिए जीके टुडे से पढ़िए। करंट अफेयर पढ़ना है तो जीके टुडे से पढ़िए, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल और हिंदी में भी, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। जीके टुडे से पढ़िए।
तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पे है? तो सहारा में, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां है? सहारा। सहारा का रेगिस्तान का जो नाम है, ये अरबी शब्द है सहारा, जिसका स्थल क्या होता है? मरुस्थल होता है। अरबी में सहारा का मतलब ही मरुस्थल होता है। यह अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका के उत्तरी भाग में जो अटलांटिक महासागर से लेकर के लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक ये फैला हुआ है। और अगर इधर आप चलोगे तो सूडान से उत्तर और एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो इतना बड़ा है, इस बात को याद रखेंगे। इसका जो क्षेत्रफल लगभग यूरोप जितना बड़ा है ना, यूरोप के बराबर है। अगर आप इंडिया से ले लो तो इंडिया का जो क्षेत्रफल उससे दुगुना, इंडिया के डबल क्षेत्रफल के मुकाबले ये अकेला काफी है, सहारा डिजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएंसोफोलोग्राम किस चीज से संबंधित आपको बताना है कि किस चीज का इससे परीक्षण किया जाता है? हृदय, लीवर, अग्राशय, मस्तिष्क। 5 ऑप्शन है, 1 2 3 लगाइए पोलिंग जल्दी। इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम किससे संबंधित है? बहुत इजी है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मैं बता देता हूं, जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा फटाफट करना है भैया। फटाफट। जीके टुडे कहां है भैया? गूगल पे मिलेगा, गूगल पे डालिए जीके टुडे करंट अफेयर इन हिंदी। जीके टुडे करंट अफेयर इन हिंदी। संतोष भी आ गए हैं भैया, संतोष भाई जय हिंद आपको। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क। आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। ब्रेन के परीक्षण के लिए, ब्रेन में जो भी परीक्षण होता है उसको परीक्षण को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोएंसोफेलोग्राम कहते हैं, ईईजी। हृदय के लिए क्या कहते हैं? तो ईसीजी कहते हैं, याद रखिएगा। हृदय के लिए क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, कौन नियंत्रित करता है शरीर का तापमान? आपको बताना है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला। जी हाँ, ये 64th प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 64th बीपीएससी प्रीलिम्स से लिया गया क्वेश्चन है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम और मेडुला, शरीर का तापमान कौन निर्देशित करता है? 5 ऑप्शन है, 1 2 3। फटाफट लगाते चलिए, फटाफट लगाते चलिए, जल्दी जल्दी। चलिए, एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल देता हूं कि बिहार में जो बलथर मिट्टी पाई जाती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? बलथर मिट्टी बिहार में कहां पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिए, बलथर मिट्टी कहां पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, बलथर मिट्टी कहां पाई जाती है भैया? बलथर मिट्टी कहां पाई जाती है? नॉर्थ, कैमूर। विकास जी का आंसर सही है, आंसर हो जाएगा बलथर मिट्टी कैमूर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कैमूर में। यहां आइए, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपरथैलेमस जो होता है ना, आगे वाले मस्तिष्क के जो भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। इसका काम मुख्य जो है, इसका काम क्या होता है कि ताप नियामक केंद्र के रूप में ये जाना जाता है। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारा काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सबके भी केंद्रीय रूप में ये काम करता है। तो क्वेश्चन जैसे बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए हाइपोथैलेमस। विद्युत मोटर में आपको बताना है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर में ऊष्मा को विद्युत एनर्जी में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक को विद्युत में बदला जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 लगा दिया। आपको बताना है, क्वेश्चन में कमेंट में बता दी कि बिहार की सीमा किससे दूसरे देश से सटती है? किस दूसरे देश को स्पर्श करती है? कितने दूसरे देश को स्पर्श करती है? 1 2 3 4 5, किस देश को करती है? बिहार की सीमा अंतरराष्ट्रीय कितने जगह से लगी हुई है? तो एक से ही लगी हुई है, बहुत बढ़िया, एक से लगी हुई है, नेपाल हो जाएगा। नेपाल से लगी हुई है भारत की सीमा, बिहार की सीमा। चलिए, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपको भी पता है कि जो विद्युत मोटर होता है उसमें क्या देते हैं? बिजली देते हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो क्या करता है? मशीन को चलाता है, और मशीन जब चलता है तो जमीन से पानी खींचता है, या जो भी काम उसको आप देते हैं करते हैं। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, बिहार की सीमा सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटती है, नेपाल से। नेक्स्ट, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्ट मीटर, एमामीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर। यहाँ वोल्ट मीटर है और यहाँ भी वोल्ट मीटर है। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, खैर रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो एबीसीडी 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट किस चीज से मेजर किया जाता है। और इस तरफ आ जाइए, तो बिहार के कौन सा ऐसा राज्य है जिससे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा सटती है? कौन सा ऐसा राज्य है जिससे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा सटती है? राज्य का नाम बताना है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम,
सिक्किम। जी हाँ, डेली टाइम सुबह 8 बजे है। जो भी लोग लेट आए हैं उनको मैं बता दूं कि डेली सुबह 8 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है। 60 क्वेश्चन करते हैं हम लोग पीपीटी में और 60 क्वेश्चन करते हैं कमेंट बॉक्स में। ये जो 60 होता है इसमें 40 जीएस का क्वेश्चन होता है, 10 साइंस का क्वेश्चन होता है और 10 करंट अफेयर होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एमामीटर। याद रखेंगे, एमामीटर से क्या नापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 लगाइए पोलिंग जल्दी से। तो बहुत लोग फंसे हैं भैया, बहुत लोग फंसे हैं इस क्वेश्चन के अंदर में। ग्रीन हाउस गैसेज में मुख्यतः क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेज में मुख्यतः क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए था, ये गलत सही नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। आप बताइए कि इस्तांबुल को किस नाम से जाना जाता है? जो तुर्की में एक इस्तांबुल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तुर्की में इस्तांबुल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? कोई और नाम है इस्तांबुल का? फिलीपींस। पश्चिम का द्वार कहते हैं इस्तांबुल को। इस्तांबुल को क्या कहते हैं? पश्चिम का द्वार। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज में क्या होता है? तो वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन में मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी भी होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी एचएफसी भी होता है। तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। बढ़ते हैं, बैक क्वेश्चन का जवाब सिक्किम आंसर हो जाएगा भैया, सिक्किम। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस काम पे मिला था? किसी का गलत हो गया तो समझ लेना। आइंस्टीन का नोबेल प्राइज किसको मिला था? अपेक्षित पर, बोस आइंस्टीन संगठन, ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत, उनमें से कोई नहीं। रिलेटिव पर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पे, इक्वालिटी ऑफ एनर्जी पे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो 5 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 336, लगा रहा हूं पोलिंग। विकास राय जी, विकास राय जी, यहाँ पे ना लाल पट्टी के नीचे में ना ABCD आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देना है, आपको बताना है कि चलिए इधर भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं। आपको बता दीजिए क्या बोलूं, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? या जिप्सम किस चीज का फॉर्म है? जिप्सम किस चीज से बनता है, यही बता दीजिए, फॉर्मूला तो लंबा हो जाएगा। वाह, जिप्सम का फॉर्मूला ही बता दिया, CaSO4 2H2O। बहुत बढ़िया। जिप्सम का फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से जाना जाता है जिप्सम, और CaSO4 2H2O इसका फॉर्मूला होता है। बहुत बढ़िया रुपेश, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। किस पे मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला था, याद रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अगला क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? द पावर सोर्स ऑफ सेल। आपको बताना है कि कोशिका जो होती है उसका शक्ति सोर्स क्या होता है। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। लगाइए पोलिंग 1 2 3, 1 2 3, जल्दी लगाइए। आप बताइए कि सविनय आज्ञा आंदोलन, सविनय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सविनय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कमेंट बॉक्स खोल दिया है भैया, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, याद रखिएगा। यह जो होता है ना, भीतरी जो झिल्ली होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का अभिमंगन यंत्र होता है, यहीं से एटीपी, एटीपी आपको पता है, एटीपी नाम की अणु होती है, एटीपी अणु यहां से निकलती है और आवश्यकता पड़ने पर ये और ऊर्जा को भी लेती है। इसलिए इसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, इसे पावर हाउस भी कहते हैं, इसे कोशिका की शक्ति का स्रोत भी कहते हैं। और सविनय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है तो उसमें कुछ बोलना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये प्लस का बेनिफिट है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स किससे हो सकता है आपको बताना है। पानी से, जीवाणु से, विषाणु से, फफंद से, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। वाटर से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से और इससे। ABCDE आपको बताना है। और बता दीजिए कि एड्स का सबसे उपयुक्त टेस्ट कौन सा है? एड्स का जांच करने का सबसे उपयुक्त टेस्ट कौन सा है? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए कमेंट में। थोड़ा सब लोग डालिए भैया, मजा नहीं आ रहा है, ठोको सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर। एनर्जी नहीं है क्या? एनर्जी इतना दे रहा हूं।
इतना एनर्जी मैं पुश कर रहा हूं, दिक्कत किस बात की है भैया? हाँ चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो एड्स का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वायरस से, विषाणु से। एड्स का क्या हो जाएगा आंसर? विषाणु से। एड्स का आंसर क्या हो जाएगा? वायरस यानी विषाणु से। याद रखेंगे कि एड्स जो हमारा क्या होता है, ये इम्यून डिफिशियंसी डिजीज है। एड्स जो होता है ये इम्यून डिफिशियंसी, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर कर देता है। और जब इम्यून सिस्टम आदमी का, वही कोरोना वायरस क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम जिसका वीक है उसको खत्म कर दे रहा है। तो जिस भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर है उसके लिए नुकसानदायक है। एड्स भी उसी तरह से जाता है। और इम्यून सिस्टम, और याद रखेंगे एड्स जो मैंने पूछा ना, टेस्ट का नाम पूछा, तो ये एलिसा टेस्ट है। अलीसा लोग लिख दिए भैया, अलीसा नहीं, एलिसा नाम है उसका। एलिसा टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आपको बताना है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग 1 2 3। पहले वाला पोयम सुनाइए सर, तब एनर्जी आएगा। अरे भाई वीडियो ही रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, रुको। दिन भर एक्चुअली क्या होता है ना कि क्वेश्चन बनाने में, पीपीटी बनाने में, प्लस कोर्सेज में जो पढ़ाना है उसको देखने में टाइम लग जाता है। ठीक है, थोड़ा फटाफट बताइए, थोड़ा जोश बढ़िए भैया। आतिकुल्ला आए हैं। आतिकुल्ला आप कल भी लेट आए थे, क्यों लेट आते हैं? अंकित आनंद आप भी लेट आए थे कल। आतिकुल्ला जी आपका नाम मुझे याद है, आप कल लेट आए थे भाई। रोज टाइम पे आइए भैया, सुबह 8 बजे क्लास शुरू होती है मेरे भाई, 8 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, गजब का एनर्जी है, यही तो सुबह क्लास लगाया है कि आप में पुश करूं। चलिए बताइए कि आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज का? हाइग्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर से क्या किया जाता है? तो घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या किया जाता है? तो घनत्व मापा जाता है, घनत्व, डेंसिटी मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मानी जाती है। अब देखिए पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर जो है ना, उष्णता के कारण जो है वस्तुओं का जो प्रसार होता है, जो वस्तुओं पर उष्णता गिरती है तो उसको जो पसरता है वो, तो उसको नापा जाता है। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है, यानी उसका डेंसिटी मापा जाता है, वो उसका शुद्धता बताता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई बताना है। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। जल्दी बताइए, ABCDE आंसर है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ये रहा पोलिंग, ये रहा पोलिंग। चलिए, तो बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको पता है कि दाब बराबर क्या होता है? कोई बताएंगे दाब बराबर क्या होता है? दाब का फॉर्मूला होता है ना, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर बल बटा क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बल बटा क्षेत्रफल। चलिए फटाफट, अब अगले 5 मिनट में क्लोज कर देंगे। 10 सेकंड का टाइम दूंगा एकदम, घड़ी देख के, घड़ी देख के 5 मिनट। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वो किस बीमारी से पीड़ित थे? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, कोविड-19, लंग्स कैंसर, ल्यूकेमिया। 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी लगाइए। 1 2 3 4, 5 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। 5 दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। अब ये आपका खत्म हुआ, 5 सेकंड। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। याद रखेंगे कि इरफान खान जो है, इरफान खान को 2018 में ही ये बीमारी का पता चल गया था कि वो इस बीमारी से बीमार है। और एक तरह का ये ट्यूमर होता है जो पेट के अंदर होता है। ये लंदन वगैरह से इलाज करा के आए, लेकिन कहीं शुरू नहीं हुआ। इनकी जो है अभी लास्ट मूवी जो है अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम इनकी मूवी आ रही है, देखिएगा, ये सुपर हिट हो जाएगी। मेरे भी एक बहुत फेवरेट कलाकार थे, अब नहीं रहे, मुझे भी बहुत दुख है, सांत्वना है, अल्लाह इनको जन्नत में जगह दे, मेरी ये ऊपर वाले से दरख्वास्त है। चलिए, हाल ही में किस देश ने, हिंदी मीडियम भी काफी हिट रही थी, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? देखिए, मेजबान करना था जिस देश को, उसने अभी मेजबानी, ममता रानी। जो लोग भी लेट आ रहे हैं ना, सुबह 8 बजे मेरी क्लास शुरू होती है, आइए। 120 क्वेश्चन, कम से कम 110 से 120 सवाल होते हैं 1.5 घंटे के अंदर में। 60 सवाल पीपीटी पे, 60 कमेंट बॉक्स में, 50 तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाइए, क्या होगा? 1 2 3, जल्दी जल्दी लगाइए। किस देश ने पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होनी थी, कहां होनी थी और क्यों रद्द कर दी गई, ये भी बताइएगा। मीनाक्षी अभी आई हैं, वैद्यनाथ आए हैं, सुदीप आए हैं। इतने लेट मत आइए, सुबह 8 बजे आइए मेरे भाई, सभी लोगों से निवेदन है 8 बजे आइए। 6000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, 6000। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 342 पर, 342 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और 342 को हम पहुंचाएंगे 6000 तक। प्रतिदिन आइए सुबह 8 बजे, मिक्स क्वेश्चन होता है,
60 क्वेश्चन पीपीटी में होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन होता है जीएस का, 10 क्वेश्चन होता है करंट अफेयर का, 10 क्वेश्चन होता है साइंस का। तो डेली आइए टाइम में, कोरोना वायरस नहीं। आंसर हो जाएगा भारत। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया ने इसकी जो फीस होती है, फीस पेमेंट, वो नहीं कर पाया था। तो इंडिया ने जब इसको फीस पेमेंट नहीं किया तो भारत की इसकी छीन गई। अब किसको दिया गया है? तो सर्बिया को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? सर्बिया को। सर्बिया अब आयोजित करेगा। कोरोना वायरस के चलते नहीं हुआ है, इन्होंने पैसा नहीं जाना। मेजबानी की जो फीस होती है ना, वो फीस नहीं बढ़ी है। तो जब मेजबानी की आपने फीस नहीं बढ़ी है, तो उसने भारत से छीन लिया गया है और किसको दे दिया गया है? सर्बिया को दे दिया गया है। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर, ये 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का, मैंने बताया 60 क्वेश्चन के अंदर में 40 क्वेश्चन जीएस का, 10 क्वेश्चन साइंस का और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का। ये लास्ट चल रहा है। जो भी लोग लेट आए हैं वो 8 बजे आया कीजिए। प्लस का टाइम बताइए। प्लस में मेरी क्लास 3 बजे से कल से शुरू होगी। नई बैच आ रही है, कल नया बैच है 3 से 4:30 और एक 6 से 7:30। 2 बैचेस चलते हैं मेरे अभी फिलहाल प्लस पे। कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3। कब तक हम निर्माण करने लगेंगे? जो किट है ना अपना, वही किट। आरटीपीएस किट का नाम है, आरटीपीएस। आरटीपीएस किट, इसका निर्माण भारत कब तक करने लगेगा, इसके बारे में पूछा गया है। और भारत जब निर्माण करेगा तो इसकी क्षमता कितनी होगी, ये भी बताना है। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मई 2020। मई 2020 तक भारत खुद निर्माण करने लगेगा। और याद रखेंगे, भारत का जो निर्माण का टारगेट है 1 लाख पर डे, प्रतिदिन 1 लाख किट करेगा। ठीक है। तो महीना में होगा 14 लाख किट। भारत की जनसंख्या कितनी है आपको पता है ना? तो 100 महीने लगेंगे इसको उत्पादन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना फीसदी कर दिया? जल्दी बताइए। 1.2, 0.9, 2.2, 0.2। बहुत स्थिति खराब हो गई भारत की। सर आप जेपीएससी में आए? नहीं भैया, टाइम नहीं है मेरा। ऑफलाइन भी मुझे देखना होता है। ऑनलाइन के लिए मैं नया नया हूं, ऑफलाइन मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग रिक्वेस्ट मेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जेपीएससी में आऊं तो आप अनअकैडमी को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आप कर सकते हैं कि भैया आप इस फलना टीचर को बुलाइए जेपीएससी में। ठीक है। आप चाहेंगे तो ईमेल कर लीजिए। तो ईमेल करने के बाद शायद हो सके कि मैं ज्वाइन कर लूं, अगर मेरे पास कॉल हो तो। आप अभी भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं? बिल्कुल अभी बंद है भैया, कोरोना के चक्कर में। ऑफलाइन तो मेरी पहचान है। हाँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2%। 0.2% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली पहले में जो ये था 2.5 था, उसने गिराकर 0.2 कह दिया। चलिए, मेरे शेर गिरने लगे। रिफत परवीन, विनीता सब कहने लगे जी सर, जी सर। ठीक है। ऑफलाइन ही तो पहचान है मेरी। वजूद क्या है, मेरे वही बच्चे हैं जो मुझे मोहब्बत करते हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए का ऋण देने का मंजूरी दिया। इतना बड़ा लोन एडीबी दे रहा है। मैंने कल ही बताया था कि एडीबी एनडीबी देगा। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 4 ऑप्शन है। तरुणा कुमारी, शशि सर की जय। चलो हो गया, कमेंट बंद। कमेंट बंद, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा। और ये हुआ आपका टाइम खत्म। टाइम खत्म। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत को ये मिलेगा, कोरोना वायरस के चक्कर में भारत को लोन मिलने वाला है। और भारत को मिलेगा कितना लोन? तो 11,370 करोड़ रुपए का। इससे ज्यादा कुछ मत जानो। सब्सक्रिप्शन लेना है तो शशि शरण का कोड का इस्तेमाल कर लो। कल कल बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है। टोटल 4 लोगों ने 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो बहुत अच्छा लगा, लोग मोटिवेट हो रहे हैं और खुश भी हैं। जो क्लास कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर अब कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, बेस्ट है, ये बेस्ट है। कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंक्वायरी हो तो 6203279540 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए अगर आपको जरूरत है तो। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत की खबर पर उनके परिजनों को कितने लाख का मुआवजा देना है? अरे भैया, मुआवजा देने से क्या जान वापस दे दोगे? पोलिंग लगाइए जल्दी, 10 सेकंड। मुआवजा से मुझे चिढ़ होती है। क्या आप मुआवजा देने से जान वापस दे देंगे क्या? नहीं चाहिए मुआवजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 लाख। 50 लाख रुपए देने का बात कहा गया है कि 50 लाख रुपए दिया जाएगा। जल्दी जल्दी 3 और क्वेश्चन बचे हैं। किस देश ने साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल
समूह बनाने की घोषणा की है? याद रखिएगा साउदर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक, यमन, लीबिया, 4 ऑप्शन है ABCD, जल्दी लगाइए। साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल बनाने के लिए किसने घोषणा की है? इराक, ईरान, लीबिया, यमन। डिस्क्रिप्टिव क्लास कल से नया बैच शुरू हो रहा है 3 से 4:30 PM, और एक बैच चल रहा है 6 से 7:30 PM शाम में। ये जो बैच है ये कल से नया शुरू हो रहा है, ये पहले से चल रहा है प्लस के अंदर में। अगर आप प्लस में एडमिशन लेना चाहती हैं तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकती हैं, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप अलाउड है 6203279540। नंबर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद जिनको भी कोई मैसेज करना हो ना, जैसे ही क्लास खत्म होता है तुरंत कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यमन, क्योंकि उस समय मेरे पास मोबाइल रहता है, बाद में बहुत मैसेज आता है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्देश्य को किस अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा, मतलब क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत इसको बोल दिया है कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की तरह काम करेगा 21 अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त, नवंबर। तो बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। मेरे पास भैया एक और बात बता देता हूं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। अगर रहता तो मैं दे देता, मेरे पास खुद क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसलिए मैं मदद करने में असक्षम हूं, मुझे माफ कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड आप अपने दोस्तों से मांग लीजिए, और आप 6,300 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बड़ा डील नहीं है। 2 क्वेश्चन और है नेहा, इसके बाद दिखा देता हूं। 1 मई से, कल से एक नया बैच शुरू हो रहा है 3 से 4:30 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर। याद रखेंगे 21 अक्टूबर तक सरकार ने क्या कह दिया है कि जितने भी हैं वो, कोई इस अधिनियम का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। पब्लिक यूटिलिटी का मतलब होता है इसमें कोई भी हड़ताल नहीं हो सकता है, कोई भी हड़ताल नहीं हो सकता है, पब्लिक यूटिलिटी का मतलब। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भैया, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको डायरेक्टली बता देंगे 1 2 3। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? और आपको पता रहना चाहिए कि जीन जॉर्ज नावरे का हैप्पी बर्थडे है। ये बहुत बड़े डांसर थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, तो इनके नाम के उपलक्ष्य में 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना नाम से योजना लॉन्च की है? बिहार, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश। 1 2 3 4। जिनको भी मैसेज देना होगा अभी कर दीजिएगा, प्लस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगा तो 6203279540 पे व्हाट्सएप कीजिएगा तुरंत। कल से बैच शुरू हो रहा है 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, 3 से 4:30। ठीक है, 1 साल की फीस है 6300 रुपए, 2 साल की फीस है 7560 रुपए डिस्काउंट के बाद। कोड में यूज करेंगे शशि शरण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट। अच्छा, लीडर बोर्ड नहीं दिखाया मैंने। चलिए तो लीडर बोर्ड, आइए पोलिंग लगा लीजिए, सभी लोग लगाइए ए ऑप्शन, सभी लोग लगाइए ए ऑप्शन। पोलिंग दिखा देता हूं लीडर बोर्ड। अनअकैडमी के बहुत सारे फायदे हैं, देखिए जितने भी बैचेस हैं, अनलिमिटेड बैच मिलेगा आपको, अनलिमिटेड बैच। ऐसा नहीं है कि कोचिंग में जिस बैच में आप एडमिशन लेते हैं कि पीटी का बैच है तो पीटी ही पढ़ने दिया जाता है। मेंस में आप क्लास करेंगे तो अलग से फीस लगता है, ऑप्शनल करेंगे तो अलग से लगता है। दरोगा का फॉर्म आ गया तो दरोगा का बैच का अलग से फीस देना पड़ता है। सिपाही का आ गया तो सिपाही का अलग से बैच में फीस देना पड़ता है। बीपीएससी का मेंस का बैच अलग फी लगता है, दरोगा मेंस का बैच अलग फी लगता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, एक बार 6300 दे दीजिए, 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए। एक बार 7560 रुपए दे दीजिए, 2 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, पेटीएम की सुविधा है प्रमोद कुमार जी, इस नंबर पे आप अभी तुरंत हमसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत मैसेज आ जाता है। 540 इस नंबर पर बात कर लीजिएगा। अरे भैया पोलिंग क्यों गायब हो गया? फिर से लगाओ जल्दी से, फिर से लगाइए ए ऑप्शन। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, पेटीएम की सुविधा उपलब्ध है। यूपीआई होना चाहिए, यूपीआई एड्रेस से तुरंत पेटीएम से पेमेंट हो जाता है। ठीक है, कल से बैच शुरू हो रहा है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। चलिए तो अब तैयार रहिए लीडर बोर्ड देखने के लिए। ये रहा लीडर बोर्ड। राजू, अपर्णा, सुजीत, नितेश, रिफत, अरुण, मनीषा, मनीष कुमार, मनोज फ्रॉम देवास, अमृता और विकास,
सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने लोग शामिल हुए उन सभी लोगों का शुक्रिया। सभी लोग घर पे जाइए, माँ बाप की सेवा कीजिए, माँ बाप से आशीर्वाद लेते रहिए, ईश्वर में, अल्लाह में, वाहेगुरु में, जिसको आप मानते हैं उन पे अपना भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, कलम की ताकत से मेहनत कीजिए, आपको ईश्वर जरूर सफल बनाएगा। यही मेरी शुभकामनाएं है। कल मिलेंगे 8 बजे सुबह, ठीक 8 बजे। ऋषि कपूर का डेथ हो गया, ऋषि कपूर भी चले गए, ओ माय गॉड। अवनी इतना लेट आई हो, क्लास खत्म होने के बाद अवनी आ रही है। कोई बात नहीं, सभी को मेरा जय हिंद।